14वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों। फिर ऑप्शन पढ़िए बस। अमीर काव्य, मेरे का कुछ हटा पता नहीं, इसको हटा दीजिए। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी भी हटा दीजिए। अब बची कीर्तिलता, कीर्तिपताका। कीर्तिपताका उसमें संपादित नहीं हुई, प्रकाशित नहीं हुई। अब जहाँ तक ज्यादा वो जा रहा है वो कीर्तिलता पे जा रहा है। लेकिन ये है कि ये अगर सवाल होगा तो चाहे अनुभव विकास से होगा और चाहे ज्यादातर महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि आपने किस आधार पे नवरत्न गढ़ा, उसका आधार क्या था। ये आधार तो आपने कहीं चर्चा नहीं की। ये तो उस पैमाने पर निर्भर करेगा ना। और आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि पुष्यदंत स्वयंभू की अपेक्षा काफी ज्यादा जो है संकीर्ण मानसिकता के थे। जितना व्यापक दृष्टिकोण स्वयंभू का था उतना पुष्यदंत का नहीं था। उन्होंने अपने धर्म की मतलब कट्टरता, उनके अंदर कुछ कट्टरता टाइप की भरी थी। तो किस आधार पे जो है उनको महान मान लिया जाएगा। महानता का आधार लोक कल्याण या अगर इस तरह से चीजें होंगी, संकीर्णता नहीं होगी कि आप सबसे बड़े हिंदू थे तो महान हो जाओगे। आप सर्वधर्म संभाव को जब लेके चलेंगे तब महान होंगे। जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए हो सकता है आप पूज्य हो जाए। तो इस आधार पे भी स्वयंभू उनसे काफी ज्यादा आगे है। नामो सिंह की किताब पढ़ डालिए अगर इस पे अगर आपको कोई संदेह हो। हिंदी के विकास में भ्रंश का योग, तो उसमें पूरा एक चैप्टर ही है। वहां ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर नामोद जी ने अगर ऐसी कोई बात होती तो जरूर लिखे होते, क्योंकि वो अपभ्रंश के मान्य विद्वानों में है। आप जब पढ़ते हैं ना कि अपभ्रंश के 2 भेद किसने किए, तो नामोद सिंह जी ऐसी प्रवर्तक सवाल आया है, पूर्वी और पश्चिमी। तगारे ने 3 भेद किया, इन्होंने ये किया वो किया। तो अपभ्रंश पे काम करने वाले जो विद्वान हैं उसमें नामोद जी का नाम लिया जाता है। सर ये मिश्र बंधुओं जो वर्तमान काल है, इसमें परिवर्तन काल, आधुनिक काल में कौन आएगा? देखिए 1868 से क्या ले रहे हैं, संवत 1926 से वर्तमान काल ले रहे हैं ना जी। तो ये वाला जो है देखिए उसमें कोई समस्या किसी में नहीं है जी। आचार्य शुक्ल भी आधुनिक काल कहाँ से मानते हैं? 1943 से। लेकिन आधुनिक काल और फिर भारतीय युग कहाँ से मानते हैं? 1868 से। तो 43 से 68 के बीच का जो समय है उसे भारतीय युग की पूर्व पीठिका के रूप में इन्होंने उल्लेख किया है। समझ रहे हैं? तो आधुनिक काल तो शुरू हो जाता है 1843 से, लेकिन उसका साहित्यिक जो पहला साक्ष्य है, आप जान रहे हैं भारतीय का जन्म 50 में हुआ, तो 50 क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उनका साहित्य में व्यवस्थित पदार्पण, जिसे हम कहते हैं कि व्यवस्थित हस्तक्षेप, 1868 में होता है। कवि वचन सुधा आती है और विद्या सुंदर नाटक आता है। उनका पहला अनुदित नाटक और कवि वचन सुधा। तो इसलिए जितने भी साहित्यकार थे आधुनिक काल तो उन्होंने भले चाहे 1850 से मान लिए हो या 1950 से 41 से जो भी है, लेकिन जो 1850 से जन्म के आधार पे नहीं मान सकते उसको। जो एक साहित्यिक हस्तक्षेप था वो देखिए कोई भी माना है, चाहे शुक्ल माने हो चाहे मिश्र बंधु माने हो, तो ले जाके भारतेंदु के उस पहले नाटक या पहले कवि वचन सुधा के आसपास ले जाके उसे रखते हैं। और पीछे भी मानने का कोई न कोई तार्किक आधार रहता है। जो 1900 मानता है वो सरस्वती पत्रिका को मानता है, जो 1893 में मानता है वो नागरिक उच्चारणी सभा को मानता है। तो उनके पीछे एक व्यवस्थित तार्किक आधार होता है जहां पे ये काल विभाजन माने गए हैं। अब चाहे वो छायावाद की उत्पत्ति हो, चाहे अंत हो, प्रगतिवाद की हो, प्रयोगवाद की हो, नई कविता की हो, सबका जहां से 1836 अगर माना गया तो उसके कुछ ठोस तार्किक आधार है। 36 से 43 तक माना गया तो उसके भी
आधार है। 54 में नई कट्टा आ गई, उसका माना गया तो उसका भी कोई आधार है। सर परिवर्तन काल किस में रखेंगे? परिवर्तन काल को परिवर्तन में ही रहने दीजिए बस। वो शुक्ल, इन्होंने उसे परिवर्तन नाम दिया, शुक्ल जी ने उसे भारतेंद्र युग की पूर्व पीठिका नाम दिया। बात तो लगभग वही है ना। और उस पूर्व पीठिका युग में ही आपके आएंगे, कई बार प्रश्न आता है राजा द्वय। राजा द्वय और ये जो खड़ी बोली के आरंभिक गद्य लेखक, ये सब क्या करते हैं? भारतेंद्र युग की पूर्व पीठिका तैयार करते हैं। उस कम से कम भारतेंदु तक पहुंचते पहुंचते ये हुआ तो कि खड़ी बोली उर्दू बहुल हो कि संस्कृत निष्ठ बहुल हो, ये आधार तो बना। तब तो उन्होंने एक आधार चुना कि नहीं, हमको हिंदी संस्कृत निष्ठ ले चलना है या इधर ले चलना है। उसके पहले तो उसका कोई स्वरूप ही नहीं था कि हिंदी है क्या। तो इस आधार पे कहीं से स्वयंभू किसी मामले में दुष्यंत से कमजोर नहीं, बल्कि उनसे भारी ही है, खास करके अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण। उनका दृष्टिकोण उनसे ज्यादा व्यापक है। जैसे आप कहिए कि तुलसी बड़े हैं कि कबीर बड़े हैं, तो हो सकता है कि शास्त्रीयता में, विद्वता में, रचना में गोस्वामी जी काफी बड़े हों, लेकिन जब आधुनिक दृष्टिकोण की बात आती है तो वहां तुलसी के ऊपर कबीर किसी मामले में छोटे नहीं नजर आते। क्योंकि सबसे पहले जो बात है वो एक जो मनुष्यता की बात आती है ना, वहां पे उनसे वो कमजोर नहीं पड़ते। ठीक है, वो मतलब उस तरह शास्त्र के विद्वान नहीं थे, लेकिन जो मानव मात्र होने के कारण वो जो एक तार्किक सवाल करते हैं, ठीक, और खास करके जो स्त्रियों के प्रति दोनों का दृष्टिकोण संकीर्णवादी है, लेकिन जो इनकी एक लाइन उदाहरण दी जाती है, आधुनिकता की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो बड़ा छोटा सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि कबीर जितने आधुनिक तब थे उतने आधुनिक आज भी हैं। कबीर का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है कि सबसे पहले आप एक मनुष्य हो, और मनुष्य के नाते एक जो मनुष्य की जिम्मेदारियां, गुण, नैतिकता होती है, वो पहला आपका कर्तव्य है। देश, धर्म, ये जाति, ये सब बाद में चीजें आती हैं। तो ये इस तरह से तुलना करना जो है, तो कई चीजें वही हम कह रहे हैं ना कि पैमाना फिर देखना पड़ता है कि आप बड़ा छोटा सिद्ध करने का पैमाना क्या है। आपका दृष्टिकोण रीतकालीन होगा तो आपको बिहारी देव देव ही समझ में आएंगे। लाला भगवान दीन ने कहा भी है ना कि बिहारी ऐसे कौन मेघ थे कि उस वर्षी मेघ है जिनके उदित होते ही तुलसी और सूर्य आच्छादित हो गए। अब ये बताइए, उनको इतना पसंद था कि वो तुलसी और सूर्य को आच्छादित कर दिए, ढक लिए। ये भी देखने के एक नजरिया है। बाकी तुलसी और सूर्य को बिहारी आच्छादित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों को उनकी उस भावनाओं के अनुकूल या उनकी उस पसंद के अनुकूल उनको लगा कि बिहारी इनके ऊपर हावी हैं। ये दृष्टिकोण का मामला है और कुछ नहीं। चलिए, सर बोलिए बोलिए। कल तो ये रवि की वजह से नहीं हुआ, कहाँ गए? हाँ, तो आज सबसे पहले इसीलिए ना, तो रचनाएं हो गई थी, ठीक। अब तथ्यात्मक सवाल में सबसे पहला सवाल उनके बनारस अखबार से, ठीक। फिर उसमें उसके संपादक तक थोड़ा सा आगे जाएगा। पहला वही है, हमने लिखा है, देखिए इन्होंने बनारस अखबार का संपादन 1845 में, इन्होंने बनारस अखबार का संपादन 1845 में बनारस से किया था।
इसमें 2-3 सवाल, मतलब इसी को 3 सवालों में हम बांट लेते हैं, अलग अलग छोटा छोटा पॉइंट करके, और तीनों अलग अलग ढंग से पूछा जाएगा। तो एक सवाल तो ये हो गया कि बनारस अखबार, एक सवाल ये हो गया कि कब आया 1845 में। दूसरा सवाल लिखिए कि यह उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। जैसे आप जान ही रहे हैं कि 1826 में 30 जून 1826 जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था उदंत मार्तंड, तो वो हिंदी का पहला पत्र था। बस इसमें केवल ये जोड़ देना है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला, यहाँ केवल अंतर ये है कि वो हिंदी का पहला था, ये उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र था। तीसरा सवाल जो अभी तक नहीं वहां तक पहुंचे हैं या हो सकता पहुंच जाए, इसके संपादक 2 मिलते हैं, रामचंद्र तिवारी कुछ और है और उद्भव विकास में कुछ और है। तो लिखिए इसके संपादक गोविंद रघुनाथ भट्टे, और तारा मोहन मित्र मिलते हैं। उद्भव विकास में तारा मोहन मित्र है और रामचंद्र तिवारी में गोविंद रघुनाथ भट्टे है। तो हम दोनों का नाम लिख लेते हैं। मतलब ये तारा मोहन मित्र उद्भव विकास में मिले हैं और रघुनाथ भट्टे जो है ये थे उसमें रामचंद्र तिवारी। तो अब आपको मान लीजिए कि संपादक वाला प्रश्न कहीं से कुछ बन जाए, जैसे अगर इसको तुलना करिए तो प्रसाद की इंदु से अगर तुलना करिए तो बड़ा अच्छा सवाल वहां आता है कि इंदु के प्रकाशक कौन थे, तो वो प्रसाद जी थे। लेकिन जब संपादक पूछ लिया जाए तो उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त थे। तो हमेशा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान, मतलब इस छोटे से अंतर को पकड़ के रखिए। प्रकाशक और संपादक में अंतर यह होता है कि प्रकाशक उस पूरी संस्था का मालिक होता है, वो पूरा प्रकाशन एक तरह से उस पूरी दुकान जो है इसकी होती है, वो प्रकाशक हो गया, और उस पर्टिकुलर पेपर की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है वो संपादक हो जाता है। जैसे मैंने एक कारखाना छापने का बनाया, ठीक, जैसे आप देखिए बड़ा बढ़िया से हम आपको समझाते हैं उसमें कि चिंतामणि घोष सरस्वती के जो है इंडियन प्रेस के मालिक थे, जो बंगाल के एक धनाढ्य ब्राह्मण थे, साहित्य में उनकी रुचि थी। तो चिंतामणि घोष ने इंडियन प्रेस की स्थापना की, अपने इसी चौराहे पे देख ही रहे होंगे। लेकिन उससे निकलने वाली सरस्वती पत्रिका के संपादक अलग अलग लोग नियुक्त किए जाते थे। तो एक तरह से ये कंपनी के मालिक हैं और ये नीचे वाले सब मैनेजर होते हैं, इनको कोई विशेष काम सौंपा जाता है। समय आने पे ये संपादक बदल दिए जाते हैं, अगर उनकी नीतियों के अनुसार काम नहीं करते हैं तो आप देखिए कि पत्रिका के कई संपादक निकलते हैं। तो बदलते कौन है? संपादक, प्रकाशक नहीं। समझ गए मामला? तो इसके मालिक ये थे, जैसे वहां प्रसाद थे, लेकिन संपादन का काम गोविंद रघुनाथ भट्टे और तारा मोहन। अगला, बनारस अखबार की भाषा उर्दू तथा देवनागरी दोनों थी। बनारस अखबार की भाषा उर्दू और देवनागरी दोनों थी। अगला, एक आध दो बार पूछा जाता है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद
भारतेंदु के विद्या गुरु थे। कुछ कंफ्यूजन ललित? नहीं सर। शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु थे। अगला छोटा सा पॉइंट है कि सितारे हिंद अंग्रेजों द्वारा दी गई एक उपाधि थी। सितारे हिंद अंग्रेजों द्वारा दी गई एक उपाधि थी और उस तरह से मूल नाम इनका हो गया राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद हमको लगता है कुछ गांधी जी को भी मिली थी कुछ उपाधि। कैसरे। चलिए एक सवाल नोट करके लीजिए, गद्य गरिमा इंटर से है। हिंदी को नोट करिए, हिंदी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने में हिंदी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का महत्वपूर्ण योगदान। हिंदी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का महत्वपूर्ण योगदान था। इनसे बस अगर थोड़ी चीज और समझने वाली है तो केवल इतनी सी ही है कि जब आप देखेंगे कि ये शिक्षा विभाग में उच्च पद पे थे, आरंभ में इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी या सामान्य औसत भाषा की तरफ थी, लेकिन बाद में शुक्ल जी का आरोप है कि इन्होंने अपनी हिंदी को उर्दू या मुअल्ला बना दिया। ये शुक्ल जी का इनके ऊपर आरोप है। अब उसमें कुछ लोगों को कहना ये है कि उसमें तत्कालीन सरकार के दबाव में, कुछ लोगों का ये था कि वो मुसलमान कौन थे, अरे उर्दू वाले जो बहुत बड़े समर्थक थे, सर सैयद अहमद खान। तो कुछ लोगों का आरोप है कि सर सैयद अहमद खान के प्रभाव से इन्होंने अपनी भाषा नीति में बदलाव कर दिया। बदलाव करने का मतलब ये था कि जहाँ ये तत्सम निष्ठ हिंदी लिखते थे वहां इन्होंने उर्दू बहुल हिंदी लिखना आरंभ कर दिया। लेकिन हमको केवल इतना ये जानना है कि इनकी भाषा, जैसे हम वहां विशेषता पढ़ रहे थे ना, पंडिताऊपन, ठीक, चटकीली मटकीली, ब्रजभाषापन, पूर्वीपन, तो इनकी भाषा की एक सामान्य विशेषता आ जाएगी अरबी फारसी पन। अभी हम सबको इकट्ठा लिखवा रहे हैं 500 लोगों को, चूंकि भाई जिस गवर्नमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो उस गवर्नमेंट की नीतियों के विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते। और हमारे उस समय की गवर्नमेंट की नीति उर्दू के पक्ष में बहुत थी। आपको याद होगा कि देवनागरी लिपि को कब स्थान मिला है, कचहरियों में या व्यवस्थित रूप से 1800 मिला है। देवनागरी लिपि में इसीलिए कहते हैं कि आप लोग पढ़ने में बहुत गरीब हो। 1836 में जरूर एक मेमोरेंडम आया था जिसमें कचहरियों में उर्दू के साथ देवनागरी लिपि को स्वीकार करने का आदेश आया था। ये नेट का सवाल है, मुझे वहीं से याद है, ये जब मैंने दिया था 2012-13 जब भी दिए, कि मतलब कचहरियों में उर्दू के साथ देश भाषा को स्वीकार करने का एक मेमोरेंडम जरूर आया था 1836 में, लेकिन
मुसलमानों के दबाव और सर सैयद अहमद खान के प्रयासों के फलस्वरूप 1 साल बाद ही 1837 में सरकार ने वापस ले लिया कि नई कचहरियों में देवनागरी नहीं चल पाएगी, केवल अरबी फारसी उर्दू ही चलेगी। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे तमाम विद्वानों ने लगातार इसके लिए प्रयास किया और उन लोगों के प्रयासों के बाद सन 1900 में कचहरियों में देवनागरी को प्रवेश जाके मिला है। सन 1900 में, ध्यान रखिए, इसके पहले कचहरियों में देवनागरी लिपि नहीं थी। तो हमारा सवाल या जो भी हम इनको सितारे हिंद को पढ़ेंगे और भारतेंदु को, तो तुलना ये करना है कि भारतेंदु के गुरु ये होने के बाद भी भारतेंदु ने अपना दृष्टिकोण इनसे अलग रखा। यही पे भारतेंदु की वो मौलिकता, वो विशेषता, या ये कहिए कि उनका नया दृष्टिकोण यहीं पे निकल के आया, जहां उन्होंने अपनी भाषा नीति अपने गुरु की भाषा नीति से अलग रखा। उन्होंने अपने गुरु की भाषा नीति का पालन नहीं किया। ठीक, बाकी रचनाएं जो भी हैं इनकी, उसमें से लगभग कई पूछी जाती हैं। गुटका हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि गुटका इनकी मौलिक कृति नहीं है, एक संकलित पुस्तक टाइप की, जैसे कालिदास हजारा या इस तरह की रचनाएं हैं जिसमें ये अन्य लोगों की रचनाओं को संकलित कर लेते थे। अगले राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896। वो कितने थे? 1823 से 1894 और ये 26 से 96। दोनों राजा के याद रखें। ठीक, तो उससे यही रहेगा, आपको थोड़ा सा आप ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। मतलब सितारे हिंद 23 से थे और ये 26 से थे। ठीक, अब हम ले लेते हैं इनकी रचनाएं। राजा लक्ष्मण सिंह की, इनकी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है अभिज्ञान शाकुंतल, ये आपको मैक्सिमम 1862 मिलेगी, कहीं कहीं 1863 भी मिल जाएगी। सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है कि इसका अनुवाद उन्होंने कब किया, किस भाषा में किया, किसने किया। तो डैश करके आगे लिखिए खली बोली में अनुवाद। ये सवाल मुझे लग रहा है नेट में 2-3 बार आ चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद इन्होंने कब किया और किस भाषा में किया। 2 सवाल यहाँ पे आपको तैयार रखना है कि वो डेट क्या थी और वो भाषा क्या थी। हम बता तो दिए पहले आपको कि कहीं कहीं 62, कहीं 63 भी मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो जगह मिल रही है वो 62 ही है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि 62-63 में से अगर दोनों मिले तो 62 मानिए, और 62 ना मिले तो 63 मानिए। अब पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन रहता है कि उसमें हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में उन्होंने लिखा पल्लव 1927, जबकि हम लोग रट रट के बैठे हैं पल्लव 1926। कामायनी उन्होंने 1937 में लिखा है सरल इतिहास में, और सारी किताबों में 36 मिलता है। कामायनी भूमिका 1935 बताती है। तो कैसे क्या किया जाए उसमें, और कोई किसी से कमजोर नहीं।
सवाल ये है, कोई किताब किसी से कमजोर नहीं है, हल्की नहीं है। ठीक, इसलिए अगर कहीं किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कामायनी कब आई, तो आप उसको ऐसा उत्तर दीजिए उचित हो जाए, संवत 1992। आप कुछ इधर उधर मत करिए, कह दीजिए सर संवत 1992। तो कहेंगे कहाँ मिला? कामायनी के आमुख में। जहां प्रसाद ने कामायनी का आमुख लिखा है वहां लिखा है संवत 1992। सारे मर्ज की एक दवा कर लीजिए। अब 36, 37 जितना तुमको मतलब आगे पीछे जाना हो जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप कहोगे 35, कहेगा नहीं 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 36। आप 36 कहोगे नहीं 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 35। तो आप में 35, 36 जब ऐसी चीजें आ जाए तो हमेशा ऐसा उत्तर उनको दीजिए ना कि उसमें मर्दाने गुंजाइश ही न बचे। संवत 1992 बता दीजिए कहाँ कामायनी के आमुख में, वो बात खत्म हो जाओ। सर जैसे क्वेश्चन पूछ दिया किसी परीक्षा में, उसमें 35 दिया, 36, 37 से इस टाइप को दे दिए ज्यादा, तो 35 में। अच्छा 35 में, इसलिए कि ये लिखने वाले स्वयं प्रसाद हैं, बाकी तो आलोचक है ना। जो लिख रहा है आदमी, उसका साक्ष्य क्या है? संवत 1932। वो प्रसाद का कथन है। और बाकी हो सकते हैं त्रिपाठी जी हों, ये हों, फलाने हों, धमाके हों, लेकिन जब प्रसाद की कामायनी है, प्रसाद ने स्वयं लिख दिया संवत 1992 काशी आमुख में, तो संवत 1992 में से हम घटाएं। अच्छा, एक सवाल उसमें ये बन सकता था कि अगर वो महीना निर्धारित कर देते कि ये महीना 92, तब गुंजाइश होता कि कई बार एक साल आगे पीछे संवत को सन में बदलने में हो जाता है। लेकिन उन्होंने, हमको लगता है कि महीना उल्लेख नहीं किया है, बस केवल वो संवत 1992 काशी उन्होंने लिखा है। फिलहाल आज हम अभी देखते हैं इस कहानी को, लेकिन मुझे जहां तक याद है तो महीने को उल्लेख नहीं है। ठीक, तो इस सवाल में आपको एक देखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कई मतलब बार बार यही आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का जो है, और वहां जब आप नाटक लिखेंगे तो देखेंगे कि खड़ी बोली में पहला नाटक यही मिलता है। इसके पहले के जो नाटक हैं, चाहे वो आपका जानकी मंगल हो, चाहे भारतेंदु का हो, चाहे नहुष हो, ये सब खड़ी बोली में नहीं मिलते, ये ब्रज भाषा में मिलते हैं। ठीक, तो इसी नजरिए से, क्योंकि ये खड़ी बोली में आया, भले ही अनुदित था, इस नजरिए से इस नाटक से सवाल बहुत आते हैं। अगला लिखिए, रघुवंश 1872 खड़ी बोली में। रघुवंश 1872 आप ध्यान कर देंगे खड़ी बोली में। उसके बाद तीसरा लिखिए, मेघदूत 1882 ब्रज भाषा में। नीचे ऋतु संहार लिख दीजिए। ऋतु संहार ये नहीं मिलता खड़ी में है कि ब्रज में है, अनुदित उन्होंने उसे भी किया था। यहाँ पे जितने सवाल आए हैं उसमें से 1/3 हिस्सा अभिज्ञान शाकुंतलम पर ही आया है। ठीक, क्या हुआ? तो बस कई बार ये सीधे आ जाता है कि कालिदास के नाटकों का अनुवाद किया, सीधे आ गया। ठीक, तो यही मतलब ऊपर भी थोड़ा सोचे रहिए, आगे पीछे भी, कि इन्होंने किया, मान लीजिए जो भी 4 ऑप्शन उसमें से आ जाए। ठीक, क्योंकि कालिदास के नाटकों का अनुवाद बहुत लोगों ने किया है, लेकिन खड़ी बोली में शुरुआत एक तरह से इन्हीं की यहाँ से होती है, इसीलिए ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए 3-4 पॉइंट हैं। 3-4 क्या, हमको लगता है 2 ये पॉइंट है। पहला पॉइंट, इन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र 1860 में आगरा से निकाला।